नमस्कार, आप देख रहे हैं इनविजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप सिंह। तो चलिए नजर डालते हैं कि कुछ बड़ी खबरों और घटनाओं पर। यूपी में महज 2 दिन पहले योगी सरकार ने अधिकारियों को चेताया था कि सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक उन्हें कार्यालय में हर हाल में मौजूद रहना होगा और खुद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ उनके ऑफिस में लैंडलाइन पर फोन कर सकते हैं। यूपी सीएम के चेतावनी भरे इस आदेश के पालन की पड़ताल करने के लिए हमारे रिपोर्टर मलिक खान मिर्जापुर के अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग के कार्यालय पहुंचे, जहां घड़ी में 10:30 हो चुके थे, लेकिन अधीक्षण अभियंता की कुर्सी खाली पड़ी थी। जब इस बारे में कर्मचारियों से पूछा गया तो कुछ ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, तो वहीं कुछ ने अधीक्षण अभियंता के बाहर जाने की बात कही। किसी को भी अधीक्षण अभियंता के कार्यालय न आने का सही कारण मालूम ही नहीं था। कितने बज रहे हैं? 10:20 और अभी तक साहब नहीं आए हैं, क्या बात है? नहीं, साहब छुट्टी पर थे, मुख्यालय से बाहर। अच्छा, पास में अभी तो आ गए हैं ना? हाँ, आ गए हैं तो आते होंगे। बंगले पे हैं? सुबह तक मतलब वो उस पे हैं, बंगले पे हैं। बंगले से अभी आए हैं, मुख्यालय से बाहर हैं। जिस सूबे के मुख्यमंत्री वक्त की परवाह न कर दिन रात काम में लगे हैं, उसी सूबे में घड़ियों के टिक टिक और सीएम योगी के आदेश लेटलतीफ लापरवाह अधिकारियों को सुधार नहीं पा रहे। तमाम सख्त निर्देशों के बावजूद कार्यालयों में अफसरों की उपस्थिति बढ़ नहीं पा रही। 9 बजे के वक्त के बावजूद 10:30 बजे अधिकारी बड़ी बेफिक्री से कार्यालय पहुंचते हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि प्रशासन इन लेट लतीफ अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, जबकि कुछ दिनों पहले ही एसडीएम सदर राजेंद्र पैंसिया ने कई सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण कर अधिकारियों को समय पर कार्यालय पहुंचने का फरमान सुनाया था। बावजूद इसके शासन प्रशासन के आदेश और खौफ का सरकारी अधिकारियों पर कोई असर दिखता नजर नहीं आ रहा। गुलाब प्रसाद, ये किस पद पे हैं आप यहाँ पे? प्रधान सहायक। प्रधान साहब, कितने बज रहे हैं? देखिए मालूम 10:22। क्या बात है, कहीं गए हैं या यहीं पे हैं? हैं तो क्वार्टर पर क्वार्टर पे हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं हैं। आए नहीं अभी तक। कब तक आ जाएंगे? अब क्या बताएं आपको? 11-12 बजे तक, 11 बजे तक बैठ सकते भाई, हैं। हमसे तो बताया नहीं कि हम यूपी में काम को लेकर योगी सरकार एक्शन में है, तो सरकार के मंत्री भी फुल फॉर्म में ताबड़तोड़ विभागों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को सुधारने में लगे हैं। अगर हम बात करें वाराणसी की, तो पीएम के संसदीय क्षेत्र के मंडलीय अस्पताल का पिछले 15 दिनों में 3 बार कानून मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री छापेमारी कर अफसोस जता चुके हैं। बावजूद इसके यहाँ के डॉक्टरों की आदत में कोई सुधार नहीं हो रहा। इसी मामले को लेकर आज इनविजन की टीम ने रियलिटी टेस्ट किया, तो कुछ डॉक्टर तो सुबह 8 बजे से अपने चैम्बर में बैठे नजर आए, लेकिन अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अरविंद सिंह सुबह 9:30 बजे तक अस्पताल में नहीं पहुंचे थे। उनके चैम्बर के बाहर 1-2 नहीं बल्कि तमाम मरीज डॉक्टर अरविंद का इंतजार कर रहे थे। उनका कहना था कि वे सुबह से ही डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब का अब तक कोई पता नहीं है।
पहुँचे हुए हैं। इस बारे में जब अस्पताल के सीएमएस से पूछा गया तो उन्होंने भी बताया कि डॉक्टर अरविंद सिंह अभी भी अस्पताल नहीं पहुंचे हैं। अस्पताल में बायोमेट्रिक मशीन तो लगा दिया गया है, लेकिन कुछ डॉक्टरों का अभी तक फिंगरप्रिंट रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लेट लतीफी का ये सिलसिला भी जारी है। सबसे पहला बदलाव तो मैं अपने लिपिक संपर्क का पटल परिवर्तन करने जा रहा हूँ। फार्मासिस्ट, चीफ फार्मासिस्ट संपर्क पिछले 10-10 साल, 15-15 सालों से एक ही पटल पे कार्यरत थे, उनको मैं बदलने जा रहा हूँ। नहीं, ट्रांसफ़र नहीं, पटल काउंटर चेंज करेंगे। जैसे इमरजेंसी से है उसको एआरबी काउंटर पे, जो एआरबी से है उसको, तो ये परिवर्तन, 2 मेजर परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिससे कि प्रशासनिक हालांकि कुछ हमको दिक्कत होगी, लेकिन मंत्री जी से ने कहा है इसको करो। इससे जो अस्पताल में जो दुर्व्यवस्था है उस पर काफ़ी लगाम लग जाएगा। चीज़ ये है कि समय से आने की क्या नहीं, समय से तो यहाँ सब आ रहे हैं, क्योंकि जब से बायोमेट्रिक लग गया, बायोमेट्रिक लगने की वजह से बायोमेट्रिक लगे और कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया? हमारे यहाँ 2 बायोमेट्रिक मशीनें लगी हैं। एक तो ऑफिस में लगा है जो 5 बजे शाम को बंद हो जाएगी। अब उसके बाद आने वाले लोगों के लिए समस्या थी, जैसे आफ्टरनून ड्यूटी या रात वाली ड्यूटी में, तो उनके लिए बायोमेट्रिक इमरजेंसी में लगवा दिया है। एक बायोमेट्रिक की कैपेसिटी 3000 लोगों की डाटा रखने की है, तो हमारे पास 350 थे, वैसे 2 मशीन हमने लगवा दिया है। और ये जो है NIC से जुड़ेगा, अभी जुड़ा नहीं। NIC के सर्वर से एक यूजर ID पास। जो मेन बायोमेट्रिक उसमें कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है? इसमें करीब 250 लोगों का। कितने लोग बाकी रह गए हैं? करीब 100 लोग बाकी रह गए। उसके बाद जो इंस्टॉल करने वाला पर्सन है, वो पर्सन फिर दोबारा लौटा नहीं है। एक सबसे अहम सवाल है कि जो यहाँ के MS MD अरविंद सिंह, हमने पहले भी चेक किया था, तब भी वो समय से नहीं थे, आज भी समय से नहीं। आज अभी नहीं आए हैं। सुबह हमको फ़ोन दूरभाष पे वार्ता करके एंकल वाली रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे जैसे स्वेलिंग हो गई, लंगड़ा रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो और रही बात डेली यहाँ डॉक्टर्स, पैरामेडिकल वर्कर्स की जो रजिस्टर पे अटेंडेंस लगती है, वो DG ऑफिस के मॉनिटरिंग से। गंगा सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए गंगा सप्तमी को गंगा संकल्प दिवस के रूप में मनाए जाने की तैयारियों के मद्देनजर आज जिलाधिकारी विमल कुमार दुबे ने जिला पंचायत सभागार में ग्राम पंचायत अधिकारी, खंड विकास अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन के निर्देशानुसार 2 मई गंगा सप्तमी को गंगा किनारे के सभी गांवों में बच्चों की रैली निकालकर गंगा संकल्प दिवस के रूप में मनाए। साथ ही कहा कि आगामी गंगा दशहरा को भी पूरे जिले में धूमधाम से मनाया जाएगा और बृहद स्तर पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान बैठक में जिलाधिकारी ने सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों तथा खंड शिक्षा अधिकारियों से कहा कि आगामी 15 मई 2017 से ग्राम सचिवालय में सभी ग्राम स्तरीय अधिकारी मौजूद रहेंगे और ग्राम सचिवालय में बैठकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुनेंगे और वहीं पर उनका निस्तारण करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सभी ग्राम स्तरीय अधिकारी अपनी अपनी ग्राम पंचायत कार्यालय में बैठेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि इसके मॉनिटरिंग के लिए ब्लॉक स्तरीय अधिकारी को सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा उप जिलाधिकारी को व खंड विकास अधिकारी जोनल मजिस्ट्रेट बनाया जाएगा, जो ग्राम सचिवालय पर निरीक्षण कर अपनी आख्या जिले के नोडल अधिकारी को देंगे।
और इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जन सुनवाई और स्वच्छता को लेकर मिर्जापुर के नए जिलाधिकारी विमल कुमार दुबे के द्वारा अख्तियार किए गए कड़े रुख का असर आज चुनार तहसील में देखने को मिला, जहां नवागत जिलाधिकारी के मिर्जापुर के कार्यभार ग्रहण करने के बाद पड़ने वाले पहले तहसील दिवस के मद्देनजर जोर शोर से स्वच्छता अभियान चलाकर पूरे परिसर की सफाई की गई। यही नहीं, हमेशा गंदगी से पटे रहने वाले अधिवक्ता चैम्बर को भी साफ कराया गया, जिसे नवागत डीएम के पहले तहसील दिवस के मद्देनजर आज पूरा तहसील परिसर चमचमाता नजर आया। चुनार तहसील में तहसील दिवस की ऐसी तैयारियां पहले कभी देखी नहीं गई, लेकिन सरकार के बदले तेवर और नवागत जिलाधिकारी के जन समस्या और स्वच्छता को लेकर गंभीर होने के बाद आज हर व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। साफ सफाई से लेकर तहसील दिवस के आयोजन तक की सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई। वहीं इस तहसील दिवस की तैयारी और साफ सफाई का एक कारण ये भी माना जा रहा है कि पिछले दिनों एसडीएम चुनार के द्वारा किए गए निरीक्षण का भी ये असर हो सकता है। आज मजदूर दिवस है, यानी मजदूरों का दिन। ऐसे में अपनी मांगों को मजदूर दिवस पर उठाकर उसे सरकार के द्वारा पूरा कराए जाने के लिए आज उत्तर प्रदेश विद्युत संविदा मजदूर के द्वारा संविदा कर्मियों को उनका हक दिलाने के लिए 7 सूत्रीय संकल्प पत्र तैयार किया गया। किसे ज्ञापन दिए हैं आप लोग? डीएम महोदय को ज्ञापन देंगे और वो ज्ञापन डीएम महोदय की तरफ से दे दिए हैं डीएम महोदय को और मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे। इस दौरान मजदूर नेताओं ने विभाग में संविदा कर्मियों के किए जा रहे शोषण का विरोध करते हुए अपना संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूरी ऊर्जा के साथ सफल बनाएंगे। साथ ही कहा कि ठेकेदार व्यवस्था के कारण जारी शोषण समाप्त कर परिवहन विभाग की तरह विभागीय संविदा प्रणाली लागू कराएंगे। कैसी रैली निकाले हैं आप लोग? क्या ये आज 1 मई है और मजदूर दिवस पूरे भारत में मनाई जाती है 1 मई को। इस साल हम लोगों ने भी मजदूर दिवस के रूप में ये एक संकल्प लिया गया है मजदूरों की हित की लड़ाई के लड़ने के लिए और ट्रेड यूनियन की रक्षा और सम्मान के लिए भी हम अपनी ये आंदोलन आज से शुरू कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग कानून से हट के कोई काम करना नहीं चाहते, न तो किसी को कानून का दुरुपयोग करने देंगे। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आज हमारे मजदूर संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं और माननीय आदरणीय योगी नाथ मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन अभी हम जिला अधिकारी महोदय को सौंपने का काम करेंगे, जिसमें हमारी 7 सूत्री मांगे हैं। राज्य परिवहन निगम की भांति संविदा मजदूरों को भी उसी भांति नौकरी प्रदान की जाए, विभाग द्वारा सीधा भुगतान किया जाए, ईपीएफ कटौती की जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। और प्रमुखता के साथ मेरी ये लड़ाई पूरे ये इसी बात के लिए हम लोगों ने आज संकल्प ले लिया है मजदूर दिवस वाले दिन कि हमको आगे के लिए हम हर एक बाधाओं को दूर करेंगे और अपने अधिकार को लेके रहेंगे। इस दौरान मजदूरों के हित की लड़ाई लड़ने की बात करते हुए विद्युत संविदा मजदूर संगठन के जोनल अध्यक्ष सैयद सरफराज अली ने कहा कि आज मजदूर दिवस के मौके पर संविदा कर्मियों के द्वारा ट्रेड यूनियन की रक्षा और सम्मान के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया है। वहीं रैली में उपस्थित संविदा कर्मियों का कहना है कि पिछले 10 वर्षों से संविदा कर्मियों का ईपीएफ मद में कोई भुगतान या रसीद नहीं मिला है। ऐसे ही कई अन्य मांगों के साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना मांग पत्र सौंपकर कर्मचारियों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की गुहार लगाई। हम लोगों ने
आज कल ही हम लोगों ने मीटिंग करके ये प्लान किया कि मजदूर दिवस के दिन हम लोग इकट्ठे होकर घंटाघर चौराहे से एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को सौंपेंगे, जिसमें हम लोगों के साथ सूत्री जो मांगे हैं। प्रमुख मांग हमारी ये है कि हम लोग करीब 15-20 वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं। आज तक न हम लोगों को संविदा के तहत कोई भुगतान दिया गया। ठेकेदारी प्रथा में 1 साल 1.5 साल से हम लोगों को भुगतान दिया जा रहा है, वो भी 4,000 रुपये महीना करके। न EPF का हम लोगों को कोई भुगतान, न रसीद, कुछ नहीं अभी तक दिया जा रहा है। यही सब ज्ञापन हम लोग माननीय जिला अधिकारी महोदय को देके शासन को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे यहाँ हम लोग 24 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे ड्यूटी होती है, लेकिन काम हम लोगों को 12 घंटे 24 घंटे अटेंडेंस जब भी बुला लिया जाता है हम लोग आगे काम करते हैं, लेकिन हम लोगों की सुनवाई आज तक नहीं हो रही है। इसी के संदर्भ में हम लोग अपना ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करते हुए उनको सौंपेंगे आज, ताकि हम लोगों की जो समस्या है उसको दूर किया जाए। यूपी के धर्म नगरी काशी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। वाराणसी के दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के पतालेश्वर इलाके में देर रात एक बेटे ने अपनी सौतेली मां को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। गोलियों की आवाज से मौके पर जुटे लोगों ने पुलिस की मदद से घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं बेटे के द्वारा मां को गोली मारने की वजह संपत्ति विवाद बताया जा रहा है। संपत्ति के लिए मां को गोली मारने वाले हमलावर बेटे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस भी तलाश में जुट गई है। आपसी जमीन का विवाद था, मकान का, और राकेश अपना हिस्सा मांग रहा था। इसी बात को लेकर के विवाद हुआ और उसने गोली मार दी। कलयुगी बेटे के द्वारा सौतेली मां को गोली मारने का ये मामला काफी चौंकाने वाला है। ये चौंकाने वाला मामला वाराणसी के दशाश्वमेध इलाके के पतालेश्वर इलाके का है, जहां जनरल स्टोर की दुकान चलाने वाली 50 वर्षीय मीरा देवी जब अपनी दुकान बंद कर घर लौट रही थी, तभी सौतेले बेटे और उसके एक साथी ने महिला पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया और महिला को गोली मार मौके से फौरन फरार हो गया। गोली की तड़तड़ाहट सुन आसपास के लोगों ने परिजनों को घटना की सूचना दी। वहीं घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज अब चल रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि जमीनी विवाद घटना का कारण बना। आरोपी राकेश पिछले काफी समय से अपना हिस्सा मांग रहा था और जब उसे हिस्सा नहीं मिला तो उसने घटना को अंजाम दे डाला। आपसी जमीन का विवाद था, मकान का, और राकेश अपना हिस्सा मांग रहा था। इसी बात को लेकर के विवाद हुआ और उसने गोली मार दी। तो राकेश क्या पहले भी इसके बाद जेल गया है? नहीं, ऐसा कोई रिकॉर्ड राकेश का नहीं है। वाराणसी में इस तरह की कोई बात नहीं है, ना हमारे थाने में है। बताया जा रहा है परिजन द्वारा कि पहले भी जेल गया था, जेल से आया है। हाँ, नहीं, उसके बाद वो लगातार ऐसे अपराध का कोशिश करता था, लेकिन आज ये घटना कर जाता। नहीं, ऐसी कोई सूचना हमारे न वाराणसी में है, नहीं हमारे थाना स्थानीय क्षेत्र में है। इस तरह की कोई बात उसके खिलाफ नहीं है। अगर कोई बाहर हो तो हम बताने की स्थिति में नहीं है। कितने बदमाश थे? मात्र 2 लोग थे, राकेश था, राकेश का एक साथी, 2 लोग। भीषण गर्मी में पैदा होने वाले पेयजल एवं सिंचाई संकट के मद्देनजर आज जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी विमल कुमार दुबे ने पेयजल और सिंचाई से संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक की और वाटर रिचार्ज कार्य योजना बनाने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक के दौरान उन्होंने पेयजल एवं सिंचाई से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बढ़ती जनसंख्या के साथ ही पानी की जरूरत भी बढ़ जाती है, इसलिए जो विकासखंड क्रिटिकल की श्रेणी में आ गए हैं उन्हें सेमी क्रिटिकल और जो सेमी क्रिटिकल वाले विकासखंड हैं उन्हें सामान्य श्रेणी में लाने के लिए कार्य योजना बना ले, ताकि बजट पास होते ही वाटर रिचार्ज का काम शुरू किया जा सके।
जिलाधिकारी ने ये भी कहा कि लघु सिंचाई विभाग अपने नक्शे में ये भी दर्शाए कि कहां-कहां पर हमारे बंदियां बनाई गई हैं। उन्होंने सभी विकासखंड अधिकारियों से कहा कि वे तालाबों की सूची तैयार कर ले और अलग-अलग सूची दे, ताकि ये बताएं कि किस साधन से तालाबों को भरा जा सकता है। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि नगरीय क्षेत्रों में भवनों के ऊपर वाटर रिचार्ज सिस्टम बनाया जाए, अन्यथा नगर पालिका के द्वारा नक्शा पास नहीं किया जाएगा। इस मौके पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आए भूवैज्ञानिक प्रोफेसर एस.के. पांडे ने बताया कि मिर्जापुर में गंगा किनारे वाले विकासखंड सीकर, मछुआ तथा कोल क्रिटिकल तथा 96 सिटी और पहाड़ी सेमी क्रिटिकल की स्टडी में है। यहाँ के लिए वाटर रिचार्ज सिस्टम गंगा किनारे से कम 200 मीटर की दूरी पर बनाया जाएगा, तभी वाटर लेवल को ऊपर लाया जा सकता है। बात करेंगे कुछ और भी खबरों की। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। Smart Class, Speaker Book, Art Workshop, Mini Gym, Video Theatre Education, Psychologist Way of Teachings and many more. Hello my बचपन। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। Admissions open। उड़ने को हो खुला आसमां, सपनों में रंग भरते हो जहां। काबिलियत से काबिल बन, ऊंचाइयों को पाके दिखा। खुले आसमां में हम उड़ने चले, सपने हकीकत के रंग से भरे। अब मंजिलों को पाने का हम में है हौसला। Heritage World School, Beyond the Book, Admissions open। अब बैंक, एसएससी, रेलवे की तैयारी के लिए बाहर क्यों जाना, जब द बेस्ट एकेडमी से बनारस में ही आपको मिलेगी तैयारी के लिए बेहतरीन गाइडेंस। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे 2017, बैंकिंग में आईबीपीएस, पीओ और क्लर्क 2017-18 की तैयारी के लिए आए द बेस्ट एकेडमी। साथ ही इंग्लिश स्पोकन, इंटरव्यू प्रोग्राम और डीडी क्लासेस, फैसिलिटीज, फ्री डेमो क्लासेस, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, कंप्लीट बुक मटेरियल, एक्सपीरियंस फैकल्टी, स्पेशल ऑफर फॉर द गर्ल। कमजोर छात्र छात्राओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। द बेस्ट एकेडमी में बैंक, एसएससी और रेलवे की तैयारी कराई जाती है, जिसके तहत 100 से भी अधिक स्टूडेंट हर साल क्वालिफाइड होते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको एक बेहतर भविष्य दें। द बेस्ट एकेडमी, 2nd फ्लोर, आरडी कॉम्प्लेक्स, साकुंबरी चौराहे के पास, दुर्गा कुंड रोड, मुरकट्टा बाबा मंदिर के सामने, वाराणसी। मोबाइल नंबर 8795222234, 7270013879।